हम्म। तो राज्यों में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम्म। ये इसका जम के राजनीतिक फायदा उठाएंगे। अच्छा। नंबर एक, हम्म। तो राजनीति होगी, हम्म। आरक्षण की हम्म। राजनीति होगी, नंबर हम्म। एक। नंबर दो, इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी हम्म। अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए हम्म। जो इकट्ठा हुआ एससी एसटी है उसको फिर ज्यादा टुकड़ों में बांटने का काम करेंगे। बांटने का काम तीसरा, करेंगे। ये अब हथियार राजनीतिक दलों को मिला है अच्छा। और उसका वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जम के इस्तेमाल करेंगे। हम्म। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के टुकड़े टुकड़े होंगे। इसका भविष्य में हम्म। सामाजिक एकता पर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, जी। उनके ऊपर परिणाम करेगा। जी। और जब ये सामाजिक एकता पर परिणाम करेगा तो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की राजनीतिक शक्ति को भी कम कर कम देगा। करेगा। SC ST OBC के लोग हैं, उनको अगर कुछ मार्गदर्शन करें तो। एक तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद जी। जितनी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हो पाई। हम्म। ठीक है, थोड़ी बहुत हुई, हम्म। लेकिन एससी एसटी के समाज के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा भारी बदलाव नहीं आया है। जी। उनकी जो भी हालत है, हम्म। इकोनॉमी है, वो हम्म। लगभग कोई बड़े पैमाने पे नहीं बदली। हम्म। इसलिए अभी एससी एसटी के खास करके लोगों ने, हम्म। एससी का लगभग 13-14% आबादी है, हम्म। आदिवासी लगभग 30-32 है, हम्म। ये दोनों मिलके ही 40-50% होते हैं। जी। 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 तो इन्होंने अब इसके उसके पीछे भागने की बजाय हम्म। खुद की ताकत को पहचानना, हम्म। उसको इकट्ठा करना हम्म। और छत्तीसगढ़ में उसके आधार पर हम्म। सत्ता में भागीदारी लेने की बात को सोचना चाहिए, जी। 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 हिस्सेदारी की बात करना चाहिए। हम्म। और हिस्सेदारी की बात तब होगी हम्म। जब ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अति पिछड़ा जो हम्म। ओबीसी, ये इकट्ठे होंगे हम्म। सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। हम्म। मंच वो अपना भी क्रिएट कर सकते हैं हम्म। या जो है उसमें से कोई भी रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं, जी। लेकिन इनको अपने पैरों पे खड़े रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में और हमारे साथ है सुरेश माने जी, जो फार्मर HOD रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट मुंबई के। उसके साथ ही साथ जो है बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और BSP के पूर्व महासचिव भी रहे हैं शायद 1984 से लेके 2014 तक। साथ ही आपने शायद लोकसभा चुनाव भी लड़ा है शायद 2024 में नागपुर नागपुर से। से। जी। तो सर, आपका हमारे चैनल सुकृति इंडिया में हार्दिक स्वागत है। जी। थैंक यू सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी 1 अगस्त को एक जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया है क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन के संदर्भ में। तो ये मामला जो है काफ़ी समय तो हो गया है, सभी लोग जान गए हैं इसके बारे में। UGC के पूरे अध्यक्ष कहते हैं ये बहुत खतरनाक और गंभीर निर्णय है जो रिजर्वेशन को डिफरेंट एंगल से अटैक करता है। उनको लगता है कि खत्म करने जैसा है। सब क्लासिफिकेशन यानी उप वर्गीकरण के फैसले को आप कैसा देखते हैं? 1 अगस्त का जो फैसला आया, जी। वो एक तरफ से 2004 का जो नया जजमेंट था, जी। उसमें उपवर्गीकरण के लिए मना किया था, हम्म। उसकी प्रतिरोध में ये फैसला आया है। हम्म। अब इस फैसले के तहत हम्म। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। जी। ये कानूनी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए हैं। जी। हालांकि ये जजमेंट के पहले भी प्रधानमंत्री ने खुद इसकी पहल की थी। हम्म। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान हम्म। दौरान हम्म। उन्होंने हैदराबाद में एक सभा में, हम्म। अगर हम पावर में आएंगे तो इस तरह का क्लासिफिकेशन करेंगे, जी। इस तरह का खुली जनसभा से कहा था। हम्म। तो एक तरह से प्रधानमंत्री के उस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने
लगभग रैटिफाई किया है। जी और दूसरी बात जो तर्क दिया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी बहुत पिछड़े वर्ग है, जी पिछड़ी जातियाँ है, तो ये तो हम्म बाकी जो 50% जो कोटा है हम्म उसमें भी तो यही हालत है। जी और अगर उनके लिए अलग देना ही था हम्म तो 50% का बड़ा बॉक्स खाली था, उसमें से थोड़ा दे सकते थे। जी 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 लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जाति जाति में द्वेष, मत्सर, जी शत्रु भावना पैदा करना, हम्म ये एक पुराना खेल इस देश में खेला जा रहा है जी और उसी का परिणाम भी इस जजमेंट में नजर आता है। जी रही क्रिमिलियर की बात, तो क्रिमिलियर का मुद्दा इस सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं, क्वेश्चन था ही नहीं। तो बेवजह जस्टिस गवई और 2-3 जजों ने, हम्म पता नहीं उनका क्या दिमाग था, लेकिन बेवजह उस मुद्दे को खींच के लाया है। जी हालांकि वो कोई निर्णय नहीं है, वो हम्म सुझाव है जी और सरकार मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर कोई जल्दी काम करेगी। हम्म लेकिन वो भी एक बेवजह सुप्रीम कोर्ट का फैसले का उन्होंने पहल की। जी लेकिन ये जजमेंट दिखने में तो सीधा साधा दिखता है, लेकिन उसके भविष्य में दूरगामी परिणाम होंगे दूरगामी परिणाम होंगे। जी और वो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जी उसको लगभग एक तरफ डेटा इकट्ठा करना, सभी बातें हैं। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो बिना डेटा को, कोई जी डेटा नहीं है कि क्लासिफिकेशन करना चाहिए। सर, इसमें एक एम्पिरिकल डेटा की भी बात होती है हाँ, उस वही डेटा। कोई जी डेटा नहीं था कोर्ट के सामने। जी और दूसरी बात देखिए, महाराष्ट्र में नहीं तो इंडिया में शेड्यूल कास्ट की 1108 जातियां हैं टोटल। टोटल। जी उसमें से 8 जाति की भी डिमांड नहीं है कि हमारा क्लासिफिकेशन करिए। जी ये 2-4 जाति की डिमांड है। हम्म उनका प्रपोर्शन भी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी राजनीति करना चाहती है, अपनी वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। जी तो शेड्यूल कास्ट में भी तो 750 जातियां हैं, तो किसी ने डिमांड नहीं किया हमारा क्लासिफिकेशन करो, जी तो बेवजह ये क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। जी जी तो एक तरफ से ये इंडियन सोसाइटी को इंटीग्रेट नहीं तो डिसइंटीग्रेट करने के लिए कोशिश है। ये एक तरफ से अलग तरीके से कोशिश हुई है, जो दुर्भाग्यजनक है। दुर्भाग्यजनक है। सर, इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें सब्सटेंशियल इक्वलिटी एस्टेब्लिश करनी होगी, क्योंकि आर्टिकल 341, 15, 16 ये सारे आर्टिकल्स जो है सब्सटेंशियल इक्वलिटी की बात करते हैं। और ये दो सब कास्ट में इनइक्वलिटी है ना, एक बैकवर्ड है तो दूसरा फॉरवर्ड है। सब्सटेंशियल इक्वलिटी अचीव करने के लिए सब कास्ट के बीच में इनइक्वलिटी है, डिफरेंसेस है, तो उसको रिड्यूस करनी होगी और उसके लिए हमें सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट उन्होंने दिया है। आर्गुमेंट ये कोर्ट ने दिया है जी। लेकिन सवाल ये है कि 75 साल के संविधान के बावजूद कुछ जातियों को अति पिछड़ा रहना पड़ा या रखा गया, जी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी क्या उसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है? जो राज्यों में केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेदार नहीं है? जी उन्होंने अति पिछड़े जाति के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए था। जी बजट का है, शिक्षा का है, ट्रेनिंग का है, तो ये काम तो उन्होंने नहीं किया। जी जो 2004 के सुप्रीम कोर्ट के चिन्नया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यही राय दी थी कि ये सरकारों को करना चाहिए। जी तो नहीं किया, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जी 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 तो सरकार इसकी जिम्मेदारी को छिपाने के लिए सिर्फ वर्गीकरण का बहाना लेकर आए। तो सरकार इसके बारे में एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे कि अति पिछड़ी गरीब जातियों में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके उत्थान के लिए सरकारों ने क्या किया, उसका भी जरा हिसाब किताब आने दो ना। जी 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 वो ठीक रहेगा। जी इसके बावजूद ये जो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की जो बात कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकली अच्छी है। ओबीसी में क्या लेयर नहीं है? जनरल कैटेगरी क्या लेयर नहीं है? केरला में सिविल सर्विसेज सारे नायर डोमिनेट करते हैं, बिहार में सिविल सर्विसेज में सारे भूमियार डोमिनेट करते हैं। तो तब ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी की कंसेप्ट कहाँ जाती है? जी जी
ये कुछ तर्क देना चाहिए, इसलिए वो तर्क देने की कोशिश नजर आती है। ये जजमेंट ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया है और बाद में तर्क दिया है, बाद में तो तर्क। इस तरह का ये जजमेंट पढ़ के लगता है। जी जी, इस जजमेंट को उन्होंने एकेडमिकली कुछ सपोर्ट करने के लिए उन्होंने लिखा है और साथ में जो है उसको लीगली भी प्रूफ करने की कोशिश की है। कोशिश तो की है, लेकिन जी। जस्टिस बेला त्रिवेदी का जो डिसेंटिंग जजमेंट है, जी उस एक जजमेंट का जी बाकी 6 जजों के जजमेंट कोई जवाब नहीं दे पाता है। जी 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 एक भी जजमेंट नहीं दे पाता है जी 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 कि 2004 तक शेड्यूल का शेड्यूल टाइप ये होमोजीनियस क्लास है, जी। एक क्लास है। ये सर 1935 से 2024 तक रहा 24 है। तक, हाँ। तो इतने सालों में वेल सेटल हुआ, वेल अभी इसको अनसेटल किया, जी। उसके लिए कौन से कारण है? ना उसके लिए डेटा है, हाँ। एम्पेरिकल डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कि 1108 जाति में 10 जाति की भी डिमांड नहीं है। तो बेसिकली इसका पॉलिटिकल पर्पस है, मोटिव है। दूसरी बात, चिन्नैया को बड़े जज के पास, बड़े खंडपीठ के पास रेफर करना चाहिए। जी जी। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के शुरू के 2-3 जजों की टिप्पणी है, वो भी लीगल प्रोसेस के हिसाब से नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 2-3 जजों को तो 5 जजों का चिन्नैया का फैसला जी लागू होता है। वो सीक्वेंस के बारे में पूछना सर चाह रहा था सर, जो ये जो 3 जज हुआ जिन्होंने टिप्पणी की है, उसका क्या सीक्वेंस है जो है? नहीं, उनको फॉलो ही करना चाहिए था। हाँ, ये कहाँ पर हुआ है ये 3 जज? ये पहले जब ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया ना, हाँ, तो वो 3 जजों ने सुनवाई की। वो इसके ये चंडीगढ़ जो, हाँ, ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, ये बेला त्रिवेदी के जजमेंट में है, विस्तृत है। अच्छा। तो 3 जजों को बंधनकारी था, उन्होंने फॉलो करना चाहा था, इसको बजाय उन्होंने शंका उठाई जी कि चिन्नैया सही नहीं लगता। अब 3 जज कौन होते हैं 5 जजों के फैसले के ऊपर उंगली उठाने वाले? तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन भी है, ये जुडिशियल प्रोसेस का उल्लंघन है, और बाद में फिर खंडपीठ बिठाया जाता है बड़ा, क्योंकि चिन्नैया 5 का था जी, तो आपको बड़ा लगेगा। तो एक तरफ से तय किया कि आपको ओवर रूल करना है, जब ओवर रूल करना ही है तो आपने। सर बेला त्रिवेदी ने ये भी कहा था कि 341, 343 के द्वारा अनुसूची में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये पावर जो है वो राष्ट्रपति को होता है। तो एक तरह से ये जो है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को ये हस्तक्षेप करता है। वो तो शुरू से सेटल पोजीशन है कि 341 और 342 में अगर बदल करने का अधिकार अगर किसी को है जी, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट को है, और बाद में राष्ट्रपति के पास जाता जी, है। जी जी जी। इसलिए उसको राष्ट्रपति सूची कहते हैं। तो एक तरफ से इस तरह के अधिकार राज्यों को देना, अब इसमें तर्क क्या दिए हैं कि लिस्ट तो वही रहेगी जी, लेकिन रिजर्वेशन का रेशो तो बदलेगा जी, कंपार्टमेंटलाइजेशन तो आएगा, इसका मतलब सूची में बदलाव होगा। ये जब वास्तविक दिखती हुई स्थिति है तो ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन है, क्लियर कट उल्लंघन है जी जी जी। और इसको सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने लगभग दुर्लक्ष्य किया है, गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है जी। सर आप लॉ एक्सपर्ट है और हमारे जो दर्शक कुछ नए भी है, तो ये जानना चाहेंगे सर कि ये समानता क्या होती है और इसमें जो फॉर्मल इक्वलिटी और सब्सटेंशियल इक्वलिटी में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मल इक्वालिटी जो हमें मानते हैं कि सारे एक समान है जी, सब्सटेंशियल इक्वालिटी मतलब जो अति पिछड़ा भी है, बहुत कमजोर है, तो उसके लिए भी कुछ खास काम करने चाहिए। अच्छा, तो करने चाहिए, इस बात को सभी सहमत हैं, लेकिन वो तबका पीछे क्यों रह गया, उसको किसने रखा, उसके लिए जिम्मेदार कौन जी, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए ना जी, जी क्या वजह है जी, विदाउट एनालाइजिंग द रीजन आप सोल्यूशन दे रहे हैं, ये भी तो गलत है जी, जी। दूसरी बात, उसी तबकों में मान लो कल सिविल सर्विस की पोस्ट है और उसके पोस्ट में लोग नहीं मिले, तो आप क्या वो जनरल कैटेगरी में लोगों को फायदा देंगे उसी पोस्ट का? वो एक है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो एक तरफ आप कोलैटरल एंट्री से लोगों को ला रहे हैं जी जी, वहाँ जैसे अभी पिछली बार लाया गया, वहाँ रिजर्वेशन की हत्या कर रहे हो। फिर दूसरी बात है ईडब्ल्यूएस लाया, आपने वहाँ सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन को हटाया, आर्थिक आधार को लाया, तो एक तरफ से
ये जजमेंट सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, जातीय अछूतपन, इसको हटाकर आर्थिक दिशा में आरक्षण हो, इस तरह की नई पहल करने वाला जजमेंट है। और ईडब्ल्यूएस के बाद इसको तो काफी मदद मिलती है। तो एक तरफ से लगभग आरक्षण हटाने के रास्ते में एक बड़ा पत्थर है। बड़ा पत्थर है। सर आपने जो है आर्थिक आधार की बात की सर, इसके एक पिटिशनर है ओपी शुक्ला, उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण का आधार है वो आर्थिक है जो है, जबकि एससी एसटी ओबीसी को ऐसा कोई आधार नहीं था। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया 1932 में, जब बाबा साहब ने गोलमेज परिषद में जो डिमांड की जो है, तो उस समय जो है, उस समय भी शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट थी उसमें आर्थिक और जो शैक्षणिक असमानता थी, और वो आज भी है। तो कैसे ये जो है मतलब जो पहले एक है कि संविधान के दायरे में आरक्षण का प्रमुख आधार है सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन। वहाँ आर्थिक पिछड़ापन का कोई आधार नहीं है। जी, नंबर एक जो शुरू में जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो ब्रिटिश जमाना हो या संविधान का जमाना हो। उसके बाद में ये जो मंडल जजमेंट आया, तो मंडल जजमेंट ने पहली बार ये क्रिमिनल की कंसेप्ट को ओबीसी के लिए लागू किया। ये एससी एसटी के लिए लागू थी ही नहीं। अच्छा, लेकिन इस जजमेंट के माध्यम से एससी एसटी के लिए ये कंसेप्ट जबरदस्ती से लाने का काम ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, जो कि मुद्दा ही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट को करना नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह इश्यू नहीं होने के बावजूद भी खींचतान करके क्रिमिनल का मुद्दा लाया। हालांकि वो सुझाव है, वो कोई फैसला नहीं है। जी जी जी। सर ये जो अभी आप इस प्रोग्राम में आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें प्रभावों की भी बात हुई है, तो 2-3 पॉइंट अगर बताना चाहें कि इसका, इस फैसले का एससी एसटी के लोगों एक एक यह है कि इससे राज्यों को अधिकार मिला है क्लासिफिकेशन करने का। तो राज्यों में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये इसका जम के राजनीतिक फायदा उठाएंगे। अच्छा, नंबर एक, तो राजनीति होगी, आरक्षण की राजनीति होगी, नंबर एक। नंबर दो, इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए जो इकट्ठा हुआ एससी एसटी है उसको फिर ज्यादा टुकड़ों में बांटने का काम करेंगे। तीसरा, ये अब हथियार राजनीतिक दलों को मिला है। अच्छा, और उसका वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जम के इस्तेमाल करेंगे। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के टुकड़े टुकड़े होंगे। इसका भविष्य में सामाजिक एकता पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की उनके ऊपर परिणाम करेगा जी। और जब ये सामाजिक एकता पर परिणाम करेगा तो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की राजनीतिक शक्ति को भी कम करेगा जी। तो ये बहुत बड़े परिणाम है जी। और आरक्षण लगभग समाप्ति करना है जी, या नाम मात्र संविधान में रखना है जी। तो इस तरह की ये पहल है। इस तरह की ये पहल है सर। सर ईमानदार और प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक लंबी आइडियोलॉजी बेस्ड मूवमेंट चलानी पड़ती है जी। कैडर तैयार करना पड़ता है। न बिकने वाला नेता समाज पैदा करना पड़ता है जिसकी पहल कांशीराम साहब बार बार करते रहे जी जी। तो ये जब तक पैदा नहीं होता, ईमानदार समाज, ईमानदार नेता, चारित्र्यवान नेता, नीतिमान नेता जिसके पास नियत भी है और नीति भी है, ये जब तक मैदान में सामने नहीं आते तब तक ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। और ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़े जी, इसलिए जो सेटल पॉलिटिक्स है जी जी, या पार्टियां है जी, वो नकली नेता को आगे करेंगे, चमचे दलाल नेता को आगे करेंगे जी। बाबा साहब के समय में भी किया, अभी भी करते हैं। तो उनसे भी हम लोगों ने सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना है। सर आप अपने पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के विचारधारा और उद्देश्य के बारे में थोड़ा बताइएगा। ने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी 9 अक्टूबर 2015 में महाराष्ट्र में बनी जी। और अब ये दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, ये 4-5 राज्यों में है जी। जो बहुजन समाज का कारवा कांशीराम साहब के समय में बना
आगे बढ़ा, लेकिन मायावती के समय में पीछे आया। जी तो हमें भी उसके ऊपर सोच विचार करके जी फिर एक रिवाइव वाला फैसला करना पड़ा जी कि अगर मायावती मूवमेंट नहीं चलाती है या उनकी कोई मजबूरियां है तो हम लोग अपना मूवमेंट चलाएं। तो मूवमेंट चलाने के लिए कोई बैनर तो लगता है, और बीएसपी का बैनर मायावती जी के पास है, तो उसी बैनर के साथ झगड़े वाद विवाद करने के बजाय अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना ये वक्त की जरूरत होती है। जी जी और उसके मुताबिक बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बनी, जी 2015 में बनी, अब 4-5 राज्यों तक पहुंची है। क्या सर भविष्य में ऐसी कोई योजना है कि छत्तीसगढ़ की तरफ भी जो है एंटर करने की ज़रूरत है? ऐसा है कि मैं वो उस मेंटालिटी का आदमी नहीं हूँ। जी, लोगों को जरूरत है तो जी, लोग कहेंगे सर हमें पार्टी चलाने दो। जी, अगर छत्तीसगढ़ के लोग सोचते हैं तो मैं उनको इजाजत दूंगा, जी, लेकिन मेरी खुद की इच्छा नहीं कि मैं आके छत्तीसगढ़ में खड़ा रहूं। जी, जी, ये लोगों को लगना चाहिए, जी, जी, लोगों को आवश्यकता होनी चाहिए। जी, लोग अगर महसूस करते हैं जरूरत है जी, तो ही वो पार्टी डेवलप होती है, वरना डेवलप नहीं होती। जी, जी। और हमारे सर युवा जो अभी जो हमारे युवा हैं, ख़ास करके हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको सर क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे आप? नहीं, उन्होंने एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज भी जो हम पढ़ लिख रहे हैं, आगे हुँ, बढ़ रहे हैं, हुँ, मौका मिल रहा है, हुँ, ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत है, हुँ, उनकी देन है। हुँ, हुँ, जब उनकी देन है और बाबा साहब जैसे हमारे आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल मॉडल है, हुँ, हुँ, तो बाबा साहब फुले इनकी बात हमने माननी चाहिए। हुँ, और जो समाज ने हमें यहाँ तक लाया, जी, तो जी, उस समाज का कर्ज हमने वापस देना चाहिए। जी, जी, तो हमने भी पे बैक करना चाहिए। जी, 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 तो पे बैक का मतलब ये है हुँ, कि जो बदतर हालात से बाहर निकले हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने अभी जो लोग बदतर हालात में हैं, हुँ, उनको बाहर निकालने के बारे में हुँ, अपनी बची हुई ज़िंदगी लगानी चाहिए। जी, ब्रेन बैंक है तो ब्रेन बैंक लगाना चाहिए। जी, जी, ऑर्गेनाइज़ेशन, लीडरशिप, हुँ, मनी, है ना? जी, टैलेंट जो भी है, ये जी, लगाना चाहिए। जी, तो ये हमारा मूवमेंट का नैतिक फ़र्ज़ बनता है। जी, तो हमारे पढ़े लिखे साथी, युवा साथी हुँ, या अभी नए करियर में सेट होने वाले साथी, हुँ, इनको अपने महापुरुषों के आंदोलन का जी, ये कर्ज चुकाने का अब समय है, जी, उन्होंने वो अदा करना चाहिए। अदा करना चाहिए। सर मैं लास्ट क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, ख़ास करके जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, उनको अगर कुछ मार्गदर्शन करें तो? एक तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद जी। जितनी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हो पाई। हुँ, हुँ, ठीक है, थोड़ी बहुत हुई। हुँ, हुँ, लेकिन एससी एसटी के समाज के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा भारी बदलाव नहीं आया है। जी। उनकी जो भी हालत है, हुँ, हुँ, इकोनॉमी है, हुँ, वो हुँ, लगभग कोई बड़े पैमाने पे नहीं बदली। हुँ, इसलिए अभी एससी एसटी के खास करके लोगों ने, हुँ, एससी का लगभग 13-14% आबादी है, हुँ, आदिवासी लगभग 30-32 है। हुँ। ये दोनों मिलके ही 40-50% होते हैं। जी, जी, जी। तो इन्होंने अब इसके उसके पीछे भागने के बजाय हुँ, खुद की ताकत को पहचानना, हुँ, उसको इकट्ठा करना हुँ, और छत्तीसगढ़ में उसके आधार पर हुँ। सत्ता में भागीदारी लेने की बात को सोचना चाहिए। जी, जी, जी। हिस्सेदारी की बात करना चाहिए, हुँ, और हिस्सेदारी की बात तब होगी हुँ, हुँ, जब ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अति पिछड़ा जो ओबीसी है, हुँ, हुँ, ये इकट्ठे होंगे हुँ, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। हुँ, मंच वो अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, हुँ। या जो है उसमें से कोई भी रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं, जी, लेकिन इनको अपने पैरों पे खड़े रहने की ज़रूरत है। खड़े रहने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सर आपने ये अपना कीमती समय हमको दिया और चूँकि समय भी बहुत हो रहा है, जी, तो नियर फ्यूचर में कभी और किसी हाँ, विषय पर चर्चा होने की है, तो हम ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे सर। हमारा हमको समय देने के लिए और हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका भी धन्यवाद। आप जी, पता है दिन भर बहुत व्यस्त थे। जी, अभी हम रात के 12 बजे के समय पे बैठे हैं। जी, मुझे कल सुबह फिर दौरे पे जाना है, जी, और आपको भी घर जाना है। इसके बावजूद आपने जो जी। ये इंटरव्यू लेकर छत्तीसगढ़ के साथियों के सामने हुँ, ये बातें पहुँचाई, इसलिए आपका भी शुक्रिया। हुँ, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। थैंक यू सर।